पार्टियों का ज्यादा ध्यान किस पे है, डेवलपमेंट पे या जात धर्म पर? वोट बैंक पॉलिटिक्स। अपने यहाँ कमोडिटी मार्केट है, एग्री कमोडिटी, एमसीएक्स पे ट्रेडिंग होती है, लेकिन किसान को उसकी जानकारी नहीं है, ना उसका बेनिफिट ले पाता कि हेजिंग कैसे करनी है, बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है। जब तक वो कलेक्टिव गेम नहीं होगा, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो या एफपीओज हो, तब तक किसान का फायदा नहीं होगा। और जब तक किसान संगठित नहीं होंगे, हमारे यहाँ किसान संगठित होता है पॉलिटिक्स के लिए, आर्थिक सुधार के लिए नहीं होता, वो नेतागिरी के लिए इकट्ठा होता है। तो किसान नेता जितने उन सबको एमएलए एमपी के टिकट चाहिए। विकसित भारत क्या है, दूरदृष्टि या खुला? दुनिया इतनी धीमी है, लेकिन भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। दूसरा पहलू ये है कि यहाँ किसान कर्ज से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, और मिडिल क्लास जो है टैक्स से परेशान है। यानी हमारे पास आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं टेक्नो लीगल एक्सपर्ट विजय सरदाना जी से। आज हमारे साथ हैं। स्वागत है सरदाना जी आपका। नमस्कार सर। बिल्कुल सीधा शुरुआत करते हैं कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, दूसरी तरफ किसानों पे कर्ज बढ़ रहे हैं। दोनों में बैलेंस कहाँ होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। और अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आफ्टर ऑल जो किसान है वो प्रोड्यूसर है, और जो कंज्यूमर है, जो किसान का उत्पाद खाता है, वो देश का नागरिक है, कंज्यूमर है जी। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, वो जो किसान को एमएसपी की जो हम बात करते हैं, हमेशा उससे ज्यादा पैसे देता है जी। बिल्कुल। तभी तो वो कहता है महंगाई है, खाना महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है। एक तरफ कंज्यूमर महंगाई से परेशान है और किसान परेशान है कि उसको दाम नहीं मिल रहा, और सरकार कहती है हम आमदनी डबल करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि जो कंज्यूमर पैसा दे रहा है वो किसान तक क्यों नहीं पहुंच रहा, किसकी जेब में जा रहा है? इसके लिए आज तक सरकार ने क्या कानून बनाया? और दुख की बात यह है कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जो केंद्र सरकार कानून लेके आई थी, उसका मकसद ये था कि कंज्यूमर और किसान को जितना नजदीक लाया जाए उतना किसान का फायदा होगा। बिल्कुल। क्योंकि जितनी लंबी चेन होगी उतना रेंट सीकिंग होगा, उतना ज्यादा पिलफरेज होगा, उतना किसान का हक मारा जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर ने तो अपने पैसे दे दिए, अब उसका कटते कटते जो आखिर में बचता है वो किसान तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो सरकार का प्रयास ये था, केंद्र सरकार का, कि कंज्यूमर और किसान को जितना नजदीक लाएंगे उतना किसान की आमदनी बढ़ेगी। और हो सकता है कि कंज्यूमर को भी कुछ सस्ता मिल जाए, क्योंकि किसान भी उतना शायद लालची ना रहे। अगर जो उसको 5 रुपए मिल रहे थे 15 में दे देगा, लेकिन कंज्यूमर 50 दे रहा है, तो दोनों का फायदा दिख रहा था। अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स की थी जिम्मेवारी, उन्होंने कुछ नहीं किया, और सब किसान की दुहाई देते हैं वोट बैंक के लिए, और दूसरी तरफ कंज्यूमर को कहते हैं महंगाई कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इकोसिस्टम है, जो महंगाई बढ़ा रहा है और जो किसान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही, और ये हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है। मतलब असल कहानी मिडिल मैन वाली है कि मिडिल मैन को जो है उसको कंट्रोल करने। देखिए, इसमें कहानी की बात ही नहीं आती, इसमें तो फैक्ट है ना। आप 50 रुपए की सब्जी लाते हैं, उसी सब्जी के किसान को कितने मिले? 5, 7, 10 रुपए। बीज का कहाँ गया? एक सवाल है, इसका जवाब हर राज्य के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और जब वो जवाब देते हैं तो ये भी बताएं कि उस स्थिति को सुधारने के लिए वो क्या कर रहे हैं। विजय जी, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट्स की कमी है, कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो तुक्के पे चलता है या डेटा पॉइंट्स पे? मतलब डेटा बेस्ड एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं क्या हम? निश्चित रूप से। देखिए, आप डेटा पॉइंट तो किसान के पास रहता ही है, एक हिसाब से मैक्रो लेवल पे तो रहता ही है, भाई कौन से सीजन में कौन सी फसल लगेगी। बिल्कुल। और उसको भी पता है मंडी में भाव क्या चल रहा है। प्रॉब्लम डेटा पॉइंट की नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी माली हालत, उसकी कैपेबिलिटी की। जब उसको लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्री बिजनेसेस चलाए हैं, इसीलिए वो, और मैं इसीलिए कंज्यूमर एज ए फार्मर जब मेरे साथ बात करते थे तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि जब आपकी पैदावार हो, सब जाके एक ही मंडी में एक ही माल बेचोगे तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम बंगाल की बात करें, अब यहाँ के आसपास जितने भी किसान हैं
वो एक सीजन में सब एक ही क्रॉप उगाते होंगे। धान है तो सब धान उगा रहे हैं, सब्जी है तो सब एक सी ही सब्जियां उगा रहे हैं। अब समस्या ये है कि जब एक ही माल, सारा माल एक मंडी में पहुंचेगा या व्यापारी के पास पहुंचेगा तो यहाँ सप्लाई ज्यादा है, उस दिन डिमांड कम है, तो प्राइस क्रैश होगा। बिल्कुल। अब इस सिस्टम को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो हमेशा चैलेंज रहेगा कि सप्लाई जो आएगी वो खास 2-3 हफ्ते में आएगी जब हार्वेस्टिंग होती है, कंजम्पशन उसकी 12 महीने रहती है। तो ये जो बफरिंग है, ये जो लॉजिस्टिक्स है, इसको मैनेज करना, किसानों के लिए ग्राउंड लेवल पे टेक्नोलॉजी होना। और मेरा तो एक सुझाव है भारत सरकार को कि जितनी एपीएमसी मंडीज हैं वो सब किसान संस्थाओं को दे दो। आप बदल नहीं सकते तो कम से कम उनका मैनेजमेंट किसान संस्थाओं को दे दो। उससे ये होगा कि किसान को ये बात समझ में आने लगे कि बाजार में कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसको अभी जो नॉलेज है वो उसके पास सिर्फ ऑपरेटिंग नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज है कि फसल कैसे उगाएं। उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि फसल कैसे और कब बेचें। मतलब मार्केटिंग वाला पार्ट। तो कमर्शियल इंटेलिजेंस किसान के पास नहीं है। उसके पास क्रॉप ग्रोइंग नॉलेज है जो उसकी पुश्तैनी है, जो उसको फैमिली से मिली है या जो उसने देख के सीखी है। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है। इसको कहा जाता है कि हमें मार्केट लेड एक्सटेंशन, हिंदुस्तान में इसकी बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। डेटा पॉइंट से विजय जी मेरा एक सवाल मतलब उसी से जुड़ा कि अपने यहाँ कमोडिटी मार्केट है, एग्री कमोडिटी, एमसीएक्स पे ट्रेडिंग होती है, लेकिन किसान को उसकी जानकारी नहीं है, ना उसका बेनिफिट ले पाता कि हेजिंग कैसे करनी है, बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है। मतलब चुनिंदा 1-2% बड़े किसान हों तो हों जिनको थोड़ी बहुत जानकारी हो, बाकी किसी को नहीं पता। तो ये क्या इम्बैलेंस है कि जिसके लिए बनाया गया है, जिस प्रोडक्ट को बनाने वाला, जो उत्पादन करने वाला, उसी को जानकारी नहीं है उसकी मार्केटिंग? देखिए ऐसा है कि अगर हम इंडिविजुअल किसान से उम्मीद करते हैं तो ये हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल किसान के पास जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी है। अगर आज आप एक्सचेंज की बात करते हैं, मैं करीब 12 साल एडवाइजर रहा हूँ सेबी का कमोडिटी मार्केट्स में, और उसमें अगर मिनिमम लॉट साइज अगर 10 टन है तो कितने किसानों के पास 10 टन माल है? बिल्कुल, ये तो है। तो जब तक वो कलेक्टिव गेम नहीं होगा, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो या एफपीओस हो, तब तक किसान का फायदा नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जहां जहां पे किसानों ने संगठित रूप में काम किया वहां उनको फायदा हुआ। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा डेयरी सेक्टर, उसका फायदा किसानों को मिला, कोऑपरेटिव्स बनी, उसका फायदा मिला। जहां पे भी किसानों ने संगठित होकर, जैसे ग्रेप एसोसिएशन है तो आज वो ग्रेप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मेराइन में लोगों ने मिलकर कैच इकट्ठा किया तो वहां आपको कुछ फायदा दिख रहा है। तो जब तक आप संगठित वे में काम नहीं करेंगे तब तक किसान का भला नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल किसान के पास ना इतनी क्षमता है, ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतना टाइम है कि वो खेती छोड़ के इन चीजों को समझे। तो इसके लिए किसानों को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज, जैसे आज अमूल है, उदाहरण लेते हैं। अब किसान दूध पैदा करता है और दे देता है, लेकिन अमूल डेयरी किसानों की संस्था है और उस किसानों की संस्था को चलाने के लिए सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैज हायर्ड। जो संस्था अमूल है उसमें आप देखेंगे उनके एमडी, सीईओ, मैनेजर्स, कोऑपरेटिव मैनेजर, वो सब पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल हैं पूरे। तो किसान आज मालिक है और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स उनके यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जब तक ये हर क्षेत्र में नहीं होगा किसान का भला नहीं होगा। और यही चीज अगर आप दुनिया में देखें, जिस जिस देश में एग्रीकल्चर ने तरक्की करी है वहां किसान संगठित था। और जब तक किसान संगठित नहीं होंगे, हमारे यहाँ किसान संगठित होता है पॉलिटिक्स के लिए, बिल्कुल, आर्थिक सुधार के लिए नहीं होता, वो नेतागिरी के लिए इकट्ठा होता है। तो किसान नेता जितने उन सबको एमएलए एमपी के टिकट चाहिए। वो कभी भी ये नहीं सरकार के साथ जाके आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हमारे इस मंडी में कोल्ड स्टोर नहीं है, लगवाइए, या वेयर हाउस सुधवाइए, या हमें नई टेक्नोलॉजी ला के दीजिए, या हमें कोई नया सैटेलाइट मैपिंग से बताइए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बीमारी है ताकि हम उसका तुरंत इलाज कर लें, डैमेज कम हो। जहाँ जानकारी चाहिए वहाँ पे कोई किसान नेता नहीं बोलता। सबको चुनाव लड़ना है, सबको अखबार में फोटो चाहिए, सबको नेता बनना है, बिल्कुल, लेकिन वोट बैंक सबका किसान है। जी हाँ, मतलब वोट बैंक से याद आया कि एमएसपी जो है वो वास्तव में किसान के भले के लिए है या पॉलिटिक्स का एक बस सूत्र बन गया है वो कि हमें फायदा लेना है इसलिए एमएसपी चला रहे हैं, या वास्तव में किसान को कोई बेनिफिट मिल रहा है उसका? देखिए, एमएसपी
आप इस बात को मान के चलिए, एमएसपी एक शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है जी। एमएसपी कभी भी सरप्लस में नहीं चल सकता। और अपने यहाँ सरप्लस है। जिन जिन एरियाज में किसान एमएसपी मांग रहे हैं वो सब सरप्लस में, बिल्कुल। इसीलिए उसके दाम हमेशा बाजार में गिरे रहेंगे और एमएसपी हमेशा बाजार से ऊपर रहेगा। ये इम्बैलेंस, जब तक एमएसपी का हम ढिंडोरा पीटेंगे, किसान को बाजार की समझ नहीं आएगी, जो देश को चाहिए वो हम उगाएंगे नहीं जी। और जो देश में सरप्लस है हम उसी को उगाते रहेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर दिखता है कि इसमें एमएसपी है। जी। ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। जी। तो मुझे लगता है कि किसान संगठनों को मिलके सरकार के साथ, नीति आयोग के साथ बैठ के एक प्रोसेस बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी फसलों की कमी है, जी। हम उनको आइडेंटिफाई करें, उनमें कौन कौन सी नई तकनीकें चाहिए, हम उसको आइडेंटिफाई करें, किसानों तक पहुंचाएं, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है उसके बेस पे उन फसलों में सिर्फ एमएसपी दें, ताकि जब हम किसानों को एनकरेज कर रहे हैं उस शॉर्टेज वाली फसलों को उगाने के लिए, तो किसान डिमोरलाइज ना हो, वो उसमें मिल के लग के काम करे, ताकि किसान की भी आमदनी अच्छी हो और देश की जरूरत भी पूरी हो। अभी हो क्या रहा है, उदाहरण के लिए खाने का तेल, हम करीब 15 से 17 बिलियन डॉलर का खाने का तेल आयात कर रहे हैं, 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ के आसपास। अब वो 1.5 से 2 लाख करोड़ की जब हम बात करते हैं, वो भारत का किसान भी ले सकता है, लेकिन वो तिलहन में इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो कहता है जी गेहूं में मुझे एमएसपी मिल रही है, उसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है। सरकार की मजबूरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों के दाम एमएसपी जो किसान मांगेगा उससे बहुत कम है। तो अगर आप एमएसपी देते हो तो एज ए व्यापारी मैं हिंदुस्तान के किसान से कभी माल खरीदूंगा ही नहीं, इंपोर्ट कर लेंगे, मैं इंपोर्ट कर लूंगा, और यही हो रहा है। तो ये किसान नेता समझने को तैयार नहीं है कि सरकार पैसा नहीं देती है, पैसा बाजार देता है। हाँ, ऑब्वियसली सरकार सहायता कर सकती है, लेकिन पैसा तो जब बाजार ही आपका माल खरीदने को तैयार नहीं है, तो सरकार अगर सारा खरीद भी ले, एमएसपी दे भी दे, तो सरकार उसका करेगी क्या? वही समंदर में फेंकने वाली चीज आएगी। तो इज दिस लॉजिकल? तो ये देखिए मैच्योरिटी की बात है। अब हर चीज में प्रॉब्लम ये आती है किसान को कि साहब मेरे भी तो खर्चे हैं, बात सही है। इसीलिए एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, वेस्टेज, ये सब कम हो। और मैं इसीलिए कहता हूं कि किसानों के हवाले आप सारी मंडियां कर दो, ताकि किसान को खुद पता रहे कि बाजार क्या चल रहा है, वो उस हिसाब से अपना नीति निर्धारण करे। अभी किसान को तो हमने रख दिया बाजार से बाहर, और सरकार कहती है मैं बताऊंगी बाजार किधर है, और जो व्यापारी खरीदार है वो सरकार को कहता है मुझे आपकी जरूरत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार सस्ता है, मैं वहां से इंपोर्ट कर लूंगा। और जो बीच का मिडल मैन है वो इस चक्कर में बैठा है कि आफ्टर ऑल सरकार किसान के लिए कुछ तो करेगी, उसमें मेरा हिस्सा तो बन ही जाएगा। तो हर आदमी एक शॉर्ट साइटेड वेस्टेड इंटरेस्ट गेम में चल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी हिंदुस्तान में आज भी नहीं है, आपने देखी है? नहीं, बिल्कुल उसी पे अगला सवाल था मेरा कि इंडिया जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाता है या फिर क्राइसिस के टाइम पे जागता है। जैसे अभी लेटेस्ट देखें अपन, एआई पूरी दुनिया में चल रहा था, तब हम नहीं जागे। अब जब एआई इतना इम्प्लीमेंट हो गया कि हमारे यहाँ ले ऑफ शुरू हो गया है, तब हम कह रहे हैं कि हम एआई सबमिट करेंगे, एआई पॉलिसीज लेके आएंगे। क्या ये पॉलिसी लैप्स नहीं है? देखिए हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है, जिसको आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी का साइड इफेक्ट, हर निर्णय, हर डिसीजन हम लोग पॉलिटिकल कंपल्शन में करते हैं। जी। अब आप कहोगे कि नहीं वो तो डेवलपमेंट एजेंडा था, डेवलपमेंट एजेंडा तो 25 साल पहले भी हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? फिर हम आते हैं पॉलिटिक्स के अंदर कि नहीं वो अपोजिशन था, हम रूलिंग है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं रूलिंग और अपोजिशन की नहीं कह रहा हूँ। मैं उस समुदाय की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को पॉलिटिशियन बोलते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में जितने निर्णय लिए हैं उसमें पहला कंसिडरेशन होता है कि इसमें मुझे राजनीतिक फायदा क्या मिलेगा, वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरा वोट बैंक पक्का। हाँ। किसान के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जबकि एग्रीकल्चर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में जो खेती है वो राजनीतिक व्यवस्था है, वो आर्थिक या किसी और रूप में आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि जितने निर्णय खेती में होते हैं,
चाहे वो सब्सिडी देना है या नहीं देना है, कौन सी फसल में देना है, कब देना है, किस राज्य में किस चुनाव के से पहले क्या देना है। कहीं पे अगर धान हो रहा है तो धान की हम एमएसपी बढ़ा देंगे, बाकी फसलें छोड़ देंगे, क्योंकि बाकी फसलों के किसान नहीं है क्या, वो भी है। सही बात है। हम वहाँ बोनस दे देंगे क्योंकि वहाँ वोट बैंक जो है वो धान वालों का ज़्यादा है। तो हर निर्णय जो है वो राजनीतिक दृष्टि से है, और राजनीतिक दृष्टि की प्रॉब्लम ये है कि जो बाजार है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो मार्केट फोर्सेस हैं दे आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। ऑब्वियसली। तो जब बाजार अपना रुख बदलता है तो किसी भी राजनीतिक के हाथ में कुछ रहता नहीं है। सही बात है। चाहे वो ट्रंप साहब हो, चाहे वो पुतिन साहब हो, चाहे जिनपिंग साहब हो, चाहे मोदी साहब। बिल्कुल। आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रंप साहब ने खूब कोशिश करी, क्या मिला? कुछ नहीं। यूरोप ने खूब कोशिश करी, क्या मिला? चाइना ने खूब कोशिश करी, फिर भी वहाँ स्लो डाउन है। भारत में हम खूब कोशिश कर रहे हैं आगे निकल जाए, लेकिन इंपोर्ट बढ़ रहा है। हमने मेक इन इंडिया शुरू किया, राजनीतिक दृष्टि से अच्छा कदम था। आर्थिक दृष्टि से जब से मेक इन इंडिया आया है हमारा आयात डबल हो गया। सही बात है। जिस रफ्तार से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा रफ्तार से आयात बढ़ रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो खपत बढ़ रही है उसका फायदा दूसरे देश उठा रहे हैं, हमारे लोग नहीं उठा पा रहे। हाँ, जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है जी। कृषि की पॉलिसीज जो है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, जैसा आपने बताया कि पॉलिटिकली ज़्यादा डोमिनेटेड होती हैं, उस हिसाब से ट्रेड डील जो हुई हैं हाल ही में, चाहे वो ईयू के साथ हो या अभी अमेरिका के साथ, ट्रंप साहब तो सीधे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए खोल दिया है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको क्या लगता है, मतलब इस अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई हालांकि, फिर भी क्या लगता है, मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा किसान को या कॉर्पोरेट किसान को निगल जाएगा धीरे धीरे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया। देखिए, जो टैरिफ है ना वो भारत के लिए कभी चुनौती था ही नहीं जी। मेरा ये मानना है। उदाहरण के लिए यूरोप में जो एवरेज टैरिफ था जी, वो था 3.6%। बिल्कुल। हम तो जीएसटी 5% से ऊपर देते हैं। हाँ, सही बात है। तो 3.5% या 3.6% को हमने जीरो कर दिया। जी। यही हुआ एफटीए में। हाँ। अमेरिका में पहले टैरिफ जो भारत पे लगता था वो करीब 3-4% के आसपास लगता था। हाँ, एग्जैक्टली 2.6 के आसपास। 2.5 से 4 के बीच में डिपेंड हो जाता था। अब हमने उसको 18 कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम 2.5% पे एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को? हाँ, सही बात है। नहीं कर पा रहे थे। जेन्युइन सवाल है। क्या 3.5% पे जब टैरिफ था यूरोप के अंदर, क्या हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। हमने उसको घटा के 3.5% का डिस्काउंट ले लिया। क्या फर्क आया? हाँ, सही बात है। क्योंकि हमारे को टैरिफ में कभी प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी प्रॉब्लम थी क्वालिटी। जी। उन देशों के कानूनों के हिसाब से कंप्लायंस जरूरी था, वो अपने यहाँ हो नहीं पा रहा। हमारे यहाँ कोई पढ़ता ही नहीं तो करेगा कैसे? सही बात है। आप जिस देश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दुख की बात तो यह है कि भारत सरकार के कानून ही लोग नहीं पढ़ते, तो विदेशी कानून क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वहां तो वैसे भी वोट बैंक नहीं है, तो देखेगा भी कौन? मैं वही कह रहा हूँ। और यहाँ तो हम क्या है, हमारे पास इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वो दुनिया भर के सेमिनार भी कर लेती हैं कि देखो सरकार ने इनकम टैक्स में ये कर दिया और बाकी ये कर दिया। थोड़ी बहुत आपको अवेयरनेस मिल जाती है, आपके पास अखबार है, सब है। आप उस देश में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो ना जिसका टेस्ट पता है, ना भाषा, ठीक बात है, ना उसके समाज को आप जानते हो। आप अपने देश में तो बेच नहीं पा रहे, वहां कहां से बेच? अब वहां जा रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, और फिर कहते हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन सीखो तो सही। हाँ, ठीक बात है, पहले स्टडी तो करो। जब विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, अब हम कहते हैं चाइना हमारे यहाँ घुस गया। अब आप सोचिए, चाइना को किसने बताया कि गणेश जी की मूर्ति कैसी होती? ठीक बात है, चाइना में तो कोई गणेश जी नहीं। सही बात है, वहां तो पूजा होती नहीं। हमारे यहाँ वो आए, उन्होंने स्टडी किया। अब सोचो उन्होंने कहाँ तक स्टडी किया होगा कि आज चाइना से बन के गणेश जी आते हैं और हमारे यहाँ जो गणेश जी बनते हैं उससे सुंदर दिखते हैं। सही बात है। इसका मतलब चाइना ने गणेश जी कैसे होने चाहिए इस पर पूरी रिसर्च की होगी। हमारी इंडस्ट्री ने रिसर्च नहीं की कि गणेश जी कैसे होने चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सही बात है। तो आज जब आप विदेशी चीज लेते हो, दिवाली के सारे आइटम आपके बाहर के, उनको पता है कि होली का रंग है तो वो आपके, आखा तीज पे या बसंत पंचमी पे पतंग उड़ाते हैं, उसके डोर वगैरह सब बाहर से, आपके दिए बाहर से, लाइटें बाहर से, दुपट्टे बाहर से, सारे आपके पूजा का सामान बाहर से। अब मेरे को ये बताइए कि क्या उन्होंने अपने आप कर लिया? नहीं, ऑब्वियसली R&D किया उन्होंने पूरा उसको। हमारी कंपनियों ने क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ बताइए,
और वहां पे कोई रोड साइड पे तो बनता नहीं होगा ये, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री। तो जब वहां चाइना में बैठ के उन्होंने मशीनें लगा दी, फैक्ट्री लगा दी कि हमें 10 लाख गणेश जी बना के हिंदुस्तान भेजने हैं, हमारे यहाँ एक भी कंपनी नहीं है जिसको ये समझ में आया हो कि गणेश जी की बाजार है। सही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग सीखना नहीं चाहते, आंख मूंदे बैठे हैं। हम इतिहास में जी रहे हैं, हम बदलती हुई दुनिया, बदलती हुई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखना नहीं चाह रहे। बजट में अभी R&D पे बहुत कम एलोकेशन हुआ है, जो हर बार ही होता है, मतलब इस बार कुछ नया नहीं है। प्राइवेट कंपनियां भी R&D के नाम पे अपने फील्ड में थोड़ा बहुत कर लें, जैसे AI में ही देखा हमने कि हम बहुत पीछे रह गए थे। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ हो? क्या सरकार को पहल करनी होगी R&D के लिए, या प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा पैसा लगाना होगा? मतलब कहीं तो हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। बाजार देखिए, हाँ प्लीज करिए। इसी से जुड़ा एक सवाल हो कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, हर साल करोड़ों बच्चे डिग्रियां लेके कॉलेज से निकल रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, हुनर की कमी है। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, यदि R&D होगा, कारखाने खुलेंगे तो रोजगार भी मिल जाएगा। इसमें बैलेंस कहाँ हो? देखिए, समाज को अपना सोच बदलना होगा। प्रॉब्लम जो है ना वो मानसिकता की जी। अदरवाइज आप सोचिए कि दुनिया में सब कह रहे हैं भारत को क्या बाजार खोलो, ट्रेड डील का मतलब यही है। Obviously। ट्रम्प साहब इसी के पीछे डंडा लेके पड़े हैं कि बाजार खोलो, हमें घुसना है। यूरोप भी वही कह रहा है, न्यूजीलैंड भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, मिडिल ईस्ट भी बोल रहा है, अफ्रीका भी बोल रहा है, लैटिन अमेरिका भी बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बोल रहा है, जापान भी यही बोल रहा है, थाईलैंड, मलेशिया, आसियान कंट्री सब यही बोल रहे हैं, छोटे से बड़ा सब, कि भाई साहब सबसे ज्यादा आबादी आपके पास है, सबसे बड़ा बाजार आप लेके बैठे हो, खोलते क्यों नहीं, हमें आना है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट से आप बात करो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं यार बाजार कहाँ है, मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन, एग्जैक्ट यही होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए दोनों में से समझदार कौन है? जो बाहर बैठा है और उसको दिख रहा है कि हिंदुस्तान बड़ा बाजार है, आप मुझे आने तो दो। और हम अपने बाजार में बैठ के कहते हैं बाजार कहाँ है, तो दो में से एक ही सही है ना। ऑब्वियसली दोनों तो सही नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि, और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, मैंने अपने चैनल पे विजय सदन इनसाइट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड बनाया है, इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 16, उसको सुनिएगा, या मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप उसको पढ़िए चैप्टर डाउनलोड करके। जरूर, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। विजय जी ने पार्टिकुलरली उस पे एपिसोड बनाया था। उसमें सरकार ने ये बोला है कि हिंदुस्तान के व्यापारी की मानसिकता हो गई है रेंट सीकिंग, टैक्स कम करवा लो, लॉबिंग कर लो, जो चल रहा है माल उसको बेचने दो, बिल्डिंग है तो किराया आने दो, R&D नहीं करना, डेवलपमेंट नहीं करना, कुछ नई सोच लेके नहीं आना। सरकार भी परेशान हो गई। अब इसका एक ही तरीका है कि कंपटीशन आने दो। अब प्रतिस्पर्धा से ही सुधार होगा, क्योंकि कहने से तो आप हो नहीं रहे। तो अब वही होता है कि भाई आप एक बार लगने दो झटका, जाग जाएंगे। और मैं इतना जानता हूं कि हिंदुस्तान प्रोएक्टिव सोसाइटी नहीं है, हम शुरू में कुछ नहीं करते। आप किसी को बोलो ना ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरे को लोग बोलते हैं विजय जी आप डरा क्यों रहे? जब हो जाता है तब सब जागते हैं, और तब देर हो चुकी होती है। तो ठीक है, अगर हमें वही तरीका है काम करने का, हमारी मानसिकता ही वही है, तो ठीक है, एक झटका और सही, जागेंगे तो सही। तब तक नुकसान ज्यादा हो जाएगा, रिकवरी में टाइम लगेगा। अब क्या करें, अगर कोई जागना ही नहीं चाहता उसका क्या करोगे? फिर तो धक्का ही देना पड़ेगा, झटका ही देना पड़ेगा। ठीक बात है। विजय जी, दो सवाल और बिल्कुल सिंपल, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का जवाब एक्चुअली चाहेंगे हम लोग, कि पार्टियों का ज्यादा ध्यान किस पे है, डेवलपमेंट पे या जात धर्म पर? वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स मतलब डेवलपमेंट गया, जहां पे वोट मिले जी, डेवलपमेंट पे तो वो फोकस है उनका। जी, आप डेवलपमेंट से वोट मिलता है, अच्छी बात है, धर्म का नाम लेने से वोट मिलता है तो करो, सब्सिडी देने से वोट मिलता है करो, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए। सिंगल पॉइंट एजेंडा है एंड दे आर फोकस्ड। हम कंफ्यूज्ड हैं, पॉलिटिशियन कंफ्यूज नहीं। हाँ, उनको तो वोट चाहिए, उनका पता है उनका टारगेट क्या है। विकसित भारत क्या है, दूरदृष्टि या जुमला? विकसित भारत बहुत बड़ी चुनौती है, जुमला में नहीं कहूंगा, क्योंकि कंज्यूमर और हिंदुस्तान का हर नागरिक आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो हमें इन हाउस होमवर्क करना है, जो रूल बनाने हैं, आज भी हम 21वीं शताब्दी में 2026 में पार्लियामेंट में ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जो 50 साल पुराने हैं। बिल्कुल। अगर आप उदाहरण देखें, हमारा जो सीड एक्ट है, हमारा जो पेस्टिसाइड एक्ट है, जो किसानों का है,
हम आज भी अपने आप को बात तो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने की, कानून बनाते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के, ताकि हमारे पे खतरा नहीं है, हमारा जो कार्टल जो है वो बचा रहे। तो अनफॉर्चुनेट पार्टी है कि हम बढ़ना तो आगे चाह रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि क्या हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम कानून का सहारा लेकर अपने से कंपटीशन को दूर रखें, जिसको हम एज ए लॉयर में अगर ये कहूं तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज ए रेगुलेटरी आर्बिट्राज, कि सरकार मुझे कानून के माध्यम से मेरी रोजी रोटी बचा ले। जो गलत है ये विकसित भारत के हित में नहीं है। हमें झटका लगने दो, हिंदुस्तान में क्षमता है, हमारे हिंदुस्तानी तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे एआई है, सब जगह हिंदुस्तानी, तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन हम उस कैपेबिलिटी को निखरने का मौका नहीं दे रहे हैं। उसका एक ही तरीका है कि आप बाजार खोल दो, उथल पुथल होने दो। एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेरी भी एक क्वालिफिकेशन है, हम हमेशा ये कहते हैं बगैर मथने के मक्खन नहीं निकलता। बिल्कुल। तो अगर भारत में से आपको टैलेंट निकालना है, क्षमताएं निकालनी है, तो भारत के बाजार को मथने दो, उथल पुथल होने दो। उसके बाद जो ये देश निकलेगा ना, वो विकसित भारत का सही रूप निकलेगा। आखिरी सवाल विजय जी, अपने यहाँ सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करप्शन या इनएफिशिएंसी? दोनों। मतलब भटा बैठा हुआ है सिस्टम का। तो भटा इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी चीज के ऊपर टाइम लिमिट नहीं है जी। हम आज भी अगर आप भारत सरकार के कानून उठा के देख लो, नीति आयोग उठा के देख लो, भारत सरकार की जितनी भी पॉलिसीज उठा के देख लो, मैं एक कंपैरिजन आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ। हमने मेक इन इंडिया की पॉलिसी बनाई, इसी के सामने एक है मेक इन चाइना की पॉलिसी। आप दोनों डॉक्यूमेंट उठा लो, कंपैरिजन करके देख लो। हमने कहा कि हम भारत को आईटी सुपर पावर बनाएंगे, आईटी में हमने बोल दिया कौन सी तारीख को, कैसे, कुछ नहीं है, मतलब डेट ही नहीं दिया कोई। चाइना ने ये बोला है कि 2027 तक चाइना के अंदर कोई विदेशी ना हार्डवेयर चलेगा ना सॉफ्टवेयर, उन्होंने टारगेट दे दिया। और अब देखो आप, सही बात है, काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां टारगेट है। और प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया गया आप जो मर्जी करो, इन हाउस डेवलप करो, कोलैबोरेट करके करो, जो करो, 27 के बाद विदेशी टेक्नोलॉजी चाइना में नहीं आएगी। मतलब इंडिपेंडेंट पूरी तरह हो। उसी को ही तो उन्होंने कहा है कि भाई स्ट्रेटेजिक सॉवरिटी क्या है, आप सब कुछ तो अमेरिका से ले रहे हो, फिर बोल रहे हम स्वतंत्र हैं। आपका सॉफ्टवेयर उनका, सोशल मीडिया सारा उनका, जिस कैमरे में हम लोग शूट कर रहे हैं सब विदेशी, हमारे पास अपना है क्या आबादी के अलावा? हाँ, सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो स्टेट पॉलिसीज हो या यूनियन पॉलिसीज हो, उसमें ना तो टारगेट्स हैं, ना उसमें डेडलाइंस है, ना उसकी मॉनिटरिंग है, ना उसका इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ विश लिस्ट है। हाँ, सही बात है कि ऐसा हो जाए, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए बस। लेकिन हमें यह नहीं पता कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। मरना हम नहीं चाहते लेकिन स्वर्ग चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है। सही बात है। तो दोस्तों, देश की नीति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी जेब, खेती, आपके भविष्य पर पड़ता है, आपके बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। उम्मीद है विजय जी के साथ जो हमने एपिसोड किया है, इसमें बहुत सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी, और वो बहुत सारी चीजें सरकार तक भी संभवतः पहुंचनी चाहिए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम विकसित भारत की तरफ बढ़ पाएंगे। धन्यवाद विजय जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी दर्शकों को।